नमस्कार साथियों, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, छोटी दीपावली के शुभ उपलक्ष्य पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का दौर आ चुका है, आप सब लोग अति उत्साहित होंगे। और ये जो क्लास आपको जो मिल रही है, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के क्वेश्चंस के साथ आगे लेकर चल रहे हैं, जो कि 68th बीपीएससी को टारगेट करते हुए क्लास यहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो कल दीपावली है, बड़े ही धूमधाम से सभी बच्चे मनाइएगा। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इस उपलक्ष्य में एग्जामपुर परिवार आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एग्जामपुर परिवार आप लोगों के लिए दीपावली के शुभ उपलक्ष्य में दिवाली धमाका ऑफर लेकर आया है, जिसमें एग्जामपुर के सभी कोर्सेज में आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। और इस स्लोगन के साथ ये एग्जामपुर परिवार आपको दे रहा है 75% ऑफ। करना क्या है, आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 75, कैप्स लॉक में है दिवाली 75 आपको। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन के सभी बैचेस में आपको ये सुविधा प्राप्त हो रही है। सभी बैचेस में यहां पर जॉब, जो कि आप एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ आपको परचेस करने का तरीका बता दूं कि जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे तो यहां पर आपको जैसे कि यहां सर्वोदय बैच देखने को मिल रहा है, जो कि आईएसपीसी के लिए लाया गया हुआ है। पेड कोर्सेज में जाना है, आपको व्यू डिटेल्स आएंगे। बाई कोर्स में जाना है, कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड क्या होगा, दिवाली आपको 75 यूज करना है। स्टेप 4 में आपके सामने ट्रांजेक्शन आ जाएंगे और फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस मौके का फायदा आप उठा सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो ऑफर है ये आपको 27 अक्टूबर तक सिर्फ उपलब्ध किया गया हुआ है। तो आइए अपने सेक्शन की ओर आज स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आज का जो टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक क्या है, तो टॉपिक आज का हमने रखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए कि जो बच्चे बैच के थ्रू पढ़ रहे हैं वो तो है ही, आपकी तैयारी जो फ्री कोर्स भी करना चाहते हैं, आपकी तैयारी यूट्यूब के थ्रू भी आपको करवाई जा रही है 68 बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। और उस कड़ी में आज आपके सामने जो टॉपिक मैं जो लेकर आया हूं, उस टॉपिक का नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, एक बार इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के टॉपिक को हम लोग लेकर चलेंगे और मतलब क्वेश्चन के माध्यम से सारे चीजों को समेटने की यहां पर हमारी कोशिश होगी। तो अगर आप अगले 50 मिनट मुझे अगर देते हैं तो वो आपको कंटेंट यहां पर मिलने जा रहा है, जो इस दिवाली में भी आपके अगले आगामी जो 68 बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसमें करेगा एग्जाम हॉल में धमाका। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। और यहां पर एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने जो रखा है वो आपके सामने स्क्रीन पर आया है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। जरा सा 23 सही बच्चे इसका जवाब देंगे कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। यहां पर पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की बात की गई है, न कि जीवाश्म की आयु। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो इसको मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, क्या रहेगा आपका जवाब 23 से कमेंट करके बताते चलेंगे। और एक बार इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दिवाली बोनांजा जो आपको मिल रहा है 75% ऑफर, कूपन कोड है दिवाली 75। ध्यान रखिएगा, यहां पर आंसर आपको, चूंकि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की बात की गई है तो यहां पर आंसर आपको यूरेनियम डेटिंग आएगा। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, अगर यही चीज जीवाश्म में हो जाता तो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु के लिए आपका आंसर हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन आपके लिए दिया गया हुआ है। देखिए और बताइए कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपको बताने की जरूरत है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। कैसे जानकारी मिलेगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की परतें हैं, किस प्रकार के आपको चट्टानें पाई जा रही है, उन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं, उन खनिजों में किस प्रकार के तत्व पाए जा रहे हैं। इन सब से मिला जुला स्वरूप जो होता है वो कैसे हमें पता चलता है। तो जनरली आप भूकंपीय गतिविधि तो जानते ही, आपको लगता है कि भूकंपीय गतिविधियां तो है ही,
कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसी संरचना है उसके बारे में जानकारी हासिल करने का, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव्स और लॉन्ग वेव्स होते हैं। प्राइमरी वेव्स 33 किलोमीटर की गहराई पर जाकर क्या होती है, उसकी दिशा और उसके आप देखेंगे कि स्पीड में, गति में परिवर्तन आते हैं। ये बताता है कि क्रस्ट मेंटल अलग अलग घनत्वों से बने हुए हैं। वही जब आप देखते हैं कि सेकेंडरी वेव्स जब 2900 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल में पहुंचती है तो वो गायब ही हो जाती है। तो इससे हमें एक चीज पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बाहरी कोर है वो लिक्विड है, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स कभी भी लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है, केवल ठोस में ट्रेवल करती है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो भूकंपीय गतिविधि से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भी हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पता चलता है कि किसी एक क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, किसी एक भाग में कम है, तो वहां की आंतरिक भाग की चट्टानें उस प्रकार की होंगी, तभी ऐसा हो सकता है। और सेम आपको चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी देखने को मिलता है। तो यहां पर आंसर आपका तीनों हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 तीनों ही आपके जवाब यहां पर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये जरा से बताइए 23 से कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे जो है जो पृथ्वी के अंतरतम के विषय में जानकारी दे सकती है। आप देखिए यहां पर दो प्रकार की तरंगे होती है। एक आपके सामने में होती है बॉडी वेव्स, बताइए जाते हैं इसे, और एक आपके सामने में हो जाती है सरफेस वेव्स। एक आपके सामने में होती है सरफेस वेव्स। तो आप आराम से आप इसको अभी तक पकड़ लिए होंगे कि कौन सी तरंगे हो सकती है। रेले तरंग है, लव तरंग है, एस तरंग है और पी तरंग है, ये आपको बताना है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो बॉडी वेव्स जो होते हैं यही आपको पी तरंग होता है, ये आपको पी तरंग है और ये आपको एस तरंग है। तो जनरली बॉडी वेव्स की हम लोग चर्चा करते हैं, डेट मींस कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो क्रस्ट है, यहाँ पर मेंटल है और कोर है, तीनों परतों की जानकारी आपको पी तरंग से मिलती है, एस तरंग से मिलती है। सरफेस वेव्स की बात करें तो यही आपका लॉन्ग वेव्स होता है, ये आपका लॉन्ग वेव्स होता है। और लॉन्ग वेव्स में आपके सामने दो तरंगे होती है, ये आपके सामने लव वेव्स होता है और रेले वेव्स होता है। ये दोनों तरंगे आपके सामने यहां पर देखने को मिलती है कि लव तरंगे हैं, रेले तरंगे हैं। तो इन दोनों से सिर्फ धरातल के ऊपर ये प्रवाहित होती है, इसलिए धरातलीय तरंगे कहलाती है। तो इससे पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है। तो ये दोनों आपका हो गया गलत। तो आंसर क्या हो गया, केवल 3 और सॉरी, ये दोनों आपका हो गया गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया, केवल 3 और 4, पी और एस तरंगे। ठीक है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जो कि आंतरिक भाग में जाती है वही पृथ्वी के अंतरतम के विषय की जानकारी प्रदान करती है। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, जरा सा इसको देखिए, क्या इसका जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है। ऊपरी और निचला मेंटल, भूपर्पटी, ऊपरी मेंटल, भूपर्पटी, क्रोड और मेंटल और क्रोड। बताइए जाते हैं इसे क्या हो सकता है। यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्थल मंडल की, स्थल मंडल की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। 23 बताइए इसके क्या जवाब हो सकते हैं कमेंट करके। और सभी लोग एक बार इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपकी दिवाली की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। जिनको भी 67 मेंस की तैयारी जो कर रहे हैं जो बच्चे, तो वो भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। फेस्टिवल टाइम है, ठीक है, थोड़ा एंजॉय करना है, बट मेन चीज है कि आपको अपने एग्जाम्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, खासकर उनको जिनको 67 मेंस देना है। ठीक है, डेली आप लोग अगर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो डेली लिखना शुरू कीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए, उससे रिलेटेड आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस हो, उनको आप बनाइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर लिखना नहीं शुरू करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। और लिमिटेड टाइम 3 घंटे के अंदर में आपको 4000 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, सोच रहे हैं। तो उन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो स्थल मंडल का वर्णन करता है, अगर हम लोग इसकी चर्चा अगर करते हैं तो स्थल मंडल जो होता है ये 0 से 100 किलोमीटर का हम लोग दिखाते हैं। इसमें भूपर्पटी भी हो जाता है और अपर मेंटल आपके सामने में होता है। जैसे आप भूपर्पटी को 33 किलोमीटर का दिखा देते हैं और फिर ये 100 से 200 किलोमीटर का आपका स्टेनोस्फीयर का जोन हो जाता है। तो ये जो लिथोस्फीयर जो होता है, स्थल मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। कई बार आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ऐसे ही लिखकर आएगा लिथोस्फीयर, ध्यान दीजिएगा, लिथोस्फीयर लिखकर आता है। तो इसमें आपको कौन कौन सम्मिलित हो जाता है, भूपर्पटी हो जाएगा और ऊपरी मेंटल हो जाएगा। उसमें जनरली होता है ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल होता है, बट अपर मेंटल यहां पर चलेगा, अपर मेंटल। तो आंसर आपका क्या हो गया, अर्थ क्रस्ट एंड
अपर मेंटल यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। यही लिथोस्फीयर ही स्थल मंडल कहलाता है। आइए नेक्स्ट। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को आज भी मैंने आप लोगों के लिए रखा है। अगर इन क्वेश्चंस को आप करके जाते हैं तो इनसे आने वाले क्वेश्चंस आराम से आप बना सकते हैं। 67 बीपीएससी में 4-5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया हुआ है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आया था ना क्वेश्चन कि नीफे कौन सा लेयर है, नीफे में कौन से पदार्थ होते हैं, तो निकल प्लस फेरस होता है जो कि कोर में पाया जाता है। बताइए इसका क्या जवाब हो जाएगा। यहां पर आपको विचार करना है और कौन सा इसमें सही है ये आपको बताने की जरूरत है। 23 बताइए क्या इसका जवाब हो जाएगा। बाह्य कोर ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर तरल अवस्था में है। ये आपको बताना है कि बाह्य कोर ठोस अवस्था में है और आंतरिक कोर तरल अवस्था में है। परपटी तथा मेंटल का सबसे ऊपरी भाग जो है दुर्बलता मंडल कहलाती है। अब यहां पर पॉइंट दीजिएगा, दुर्बलता मंडल की बात किया गया है, एस्थेनोस्फीयर की बात किया गया हुआ है। ये आपके सामने किसकी चर्चा कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर की चर्चा कर रहा है। अब देखिए अभी जो हम लोग इस प्रकार से एक फिगर ही बना ले अगर, तो ये आपके सामने 0 से 33 हो जाएगा, ये आपके सामने 100 से 200 हो जाएगा, ये 700 हो गया, 2900 हो गया, 5150 किलोमीटर हो गया और ये हो गया 6371 किलोमीटर। रिसेंटली अगर आप देखेंगे नए एनसीईआरटी को देखेंगे तो नए एनसीईआरटी में 6370 किलोमीटर भी दिया गया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को। तो अब यहां पर पॉइंट अभी जो हमने देखा था कि ये जो भाग जो आपके सामने में है ये क्रस्ट का भाग है, और यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट अभी बताया कि ये पूरा भाग जो है लिथोस्फीयर है। ठीक है, यहां आपके सामने एक और चीज आ रहा है, वो आ रहा है एस्थेनोस्फीयर। यही वाला भाग है एस्थेनोस्फीयर जो कि आपका वीकर जोन होता है, जो कि आपका सेमी लिक्विड होता है। ये वाला भाग जो है सेमी मोल्टेन स्टेट में होता है। तो अब देखिए यहां पर आपके सामने और दूसरी चीज जो प्रॉपर्टी का हम लोग अगर कोर की बात करते हैं तो कोर का ये भाग जो है ये मोल्टेन स्टेज में होता है। ये वाला भाग कैसा है, तो ये वाला भाग मोल्टेन है, द्रवित है। तो पहला भी यहां दिया है बाह्य कोर ठोस है जबकि बाह्य कोर ही मोल्टेन होता है। बाह्य कोर जो मोल्टेन है इसकी जानकारी आपको किसने दिया, तो गुटेनबर्ग, लिख के रख लीजिएगा कहीं पर। गुटेनबर्ग रिसर्च में गुटेनबर्ग वो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने ये डिफाइन किया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग अंतरतम में मैग्मा का समंदर पाया जाता है, और वो कौन सा है, तो वो है आउटर कोर। आउटर कोर को मैग्मा का समंदर किसने कहा, गुटेनबर्ग ने। किसने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बाह्य कोर में मैग्मा का समंदर है, तो आपको गुटेनबर्ग ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां पर पहला वाला जवाब आपका गलत हो गया। दूसरा है परपटी तथा मेंटल का सबसे ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल है, ये भी गलत है क्योंकि ये अपर मेंटल का भाग है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ना तो 1 नहीं 2। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर आप मेहनत करके जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बाहर चला जाए, क्योंकि ये नए क्वेश्चंस हैं, फ्रेश क्वेश्चंस आप इनको बना रहे होते हैं। लूसेंट टाइप स्टडी में क्या होते हैं कि वहां पर कई क्वेश्चंस आप बनाने के लिए सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वहां पर। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके सामने में आया है, जरा सा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु प्लेट है, नहीं है, लघु प्लेट नहीं है पूछा गया हो। माइनर प्लेट नहीं है मतलब कि मेजर प्लेट। अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी पर 7 बड़े प्लेट आपको देखने को मिलते हैं एवं 20 छोटे प्लेट देखने को मिलते हैं, और बाकी सीमांत प्लेटों की तो बात ही मत कीजिए। तो 7 बड़े प्लेट कौन कौन से, जरा सा इसको हम लोग देख लें। सबसे पहले तो आप दिखा सकते हैं कि यूरेशिया का प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है। दूसरा साउथ अमेरिका का प्लेट है, ठीक है। चौथा जो आ जाएगा आपको अफ्रीका का प्लेट है। पांचवा जो आपके सामने आ जाता है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपके सामने आ जाएगा अंटार्कटिका का प्लेट आ जाएगा, अंटार्कटिका का प्लेट आ जाएगा। और छठा आपके सामने इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गया,
छठा आपके सामने है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गया, और सातवां और आखिरी जो सबसे बड़ा प्लेट जो होता है वही होता है प्रशांत महासागर का प्लेट। कभी जो क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा प्लेट जो है जो सर्वाधिक बड़ा है, सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है, तो बिगेस्ट जो है, मैक्सिमम जो है वो कौन सा होगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पूरे पृथ्वी का 65% के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर, चूंकि ये अंटार्कटिका का प्लेट यहां पर दिया गया है, तो इसका आंसर ये माइनर प्लेट नहीं है, मेजर प्लेट है। ठीक है, ये आपका मेजर प्लेट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही शानदार है, क्वेश्चंस के साथ इनको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बताइए जरा इसका क्या जवाब हो सकता है, 23 बताइए, 23 बताएंगे इसका क्या जवाब आप यहाँ पर दे सकते हैं। फास्ट रिप्लाई आपको करना है कमेंट्स में। आपने एक मेडागास्कर मूवी देखी होगी जिसमें दिखाया गया कैसे प्लेटें अलग हो गई, तो इस भाग में जो शेर है इधर ही रह गया और बाकी जीव जंतु, हाथी इधर निकल गया। तो ये चीजें हुई थी पहले। ठीक है, प्लेटें मूव की है ना। तो कौन सी ऐसी इनमें से घटना है जो जीवों के विकास को प्रभावित किया है, ये आपको पूछा जा रहा है। जीवों के विकास को प्रभावित किया है। प्लिस्टोसीन एरा में आप देखते हैं कि हिमानी की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। गूंज, रीस, वुर्म, इस तरह से आपको मिंडेल, ये आपको चक्र देखने को मिलता है जो कि हिमानी चक्र होते हैं। नेब्रास्कन, कंसान, इल्नोइन, ये सब आपको अमेरिका में हो जाता है, और यूरोप में गूंज, मिंडेल, रीस, वुर्म करके आपको हिमानी चक्र देखने को मिलते हैं। तो हिमानी चक्रों ने भी जीव जंतुओं के विकास को प्रभावित किया है, और साथ ही साथ महाद्वीपीय विस्थापन के द्वारा भी जीव जंतुओं का जो विकास है वो आपको प्रभावित हुआ है। तो आंसर यहाँ पर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। आपको जो मैं एक क्वेश्चंस के थ्रू जो कवर करवाता हूं, एक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन गिने जाते हैं। इजी क्वेश्चन का दौर भी हम लोग चलाएंगे, लेकिन एक अच्छी तैयारी तो पहले कर लीजिए आप। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जरा सा देखिए और बताइए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। सोच के बताइए। अब आपको मैंने डिसकंटिन्यूटी जोन भी बताया हुआ है। अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पुराने प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी आप वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी पढ़ाया हुआ है हमने। लेहमन और संबद्धता पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की सीमा है। सियोल पृथ्वी की बाहरी भू प्रॉपर्टी से संबंध है जिसे स्थल मंडल कहते हैं, और सीमा इसकी निचली परत से संबंध है जिसे मध्य मंडल कहते हैं। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। बताइए जरा से क्या जवाब हो जाएगा। 23 से जवाब देंगे। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बिहार वार में क्या स्थिति चल रही, पटाखा वटाखा मिल रहा है? मेरे हिसाब से तो मिल ही रहा होगा। वहां पे दिल्ली में तो इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, वो छुपा छुपा के कई जगह लोग बेच रहे होते हैं तो उनसे आदमी ले लेता है। बट हमारे गाजियाबाद में तो ये चीजें आराम से मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई देखते जरा से यहाँ पर इसका क्या जवाब हो सकता है। बट यहाँ पर लेहमन असंबद्धता की बात की गई, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा असंबद्धता क्या होता है। असंबद्धता की हम लोग अगर चर्चा करें तो यही आपका डिसकंटिन्यूटी है। इंग्लिश में इसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। असंबद्धता, अशांतत्व, असंगतता, ये सब इसके पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद करने की जरूरत है। दूसरी चीज यहां पर समझिए रास्ता, एक पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं कि पृथ्वी में जो, इसको अलग से बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखिए ये यहां से एक क्वेश्चन बनते ही है, एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। आपके बीपीएससी में भी 2 क्वेश्चन यहां से पहले भी आए हुए हैं। तो देखिए जरा सा पॉइंट आउट देखते हैं। सबसे पहले हमने दिखाया कि पृथ्वी में 3 लेयर देखने को आपको मिलते हैं। कौन कौन से लेयर आपको देखने को मिलते हैं? तो पहला जो नाम आ रहा है वो क्रस्ट है, दूसरा जो नाम आ रहा है वो मेंटल आ रहा है, तीसरा जो नाम आ रहा है वो कोर आ रहा है। ठीक है, तीसरा जो नाम आ रहा है वो कोर आ रहा है। नेक्स्ट जो आते हैं यहां पर आपके सामने में आता है कौन सा? भू प्रॉपर्टी। क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो भू प्रॉपर्टी कहते हैं। भू प्रॉपर्टी, तो इसके 2 डिवीजन हो जाते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। देखिए जरा सा, महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट हो जाते हैं। देन मेंटल में आप जाते हैं तो मेंटल में भी 2 डिवीजन हो जाते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ठीक है।
कोर में जब आप जाते हैं तो कोर में भी दो डिवीजन होते हैं, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो अब देखिए कि इनके बीच में अब हम लोग डिविजन्स को दिखाते हैं। नाउ वी आर कमिंग फॉर द डिविजन्स। तो अब देखिए यहां पर ऐसा कोई लाइन हो सकता है क्या जो दो लेयर को अलग कर देगा, कि ऊपर में अलग डेंसिटी है, निचले भाग अलग डेंसिटी है, एकदम से लाइन अलग कर दे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आप खुद ही बता दीजिए। मतलब जो हमने जो लेयर्स दिखाए हैं वो लेयर्स बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं क्या? तो भैया नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर हम लोग दिखाते हैं क्या? डिसकंटिन्यूटी। ये क्या दिखाते हैं? तो डिसकंटिन्यूटी जोन हम लोग यहां पर दिखाते हैं, असंबद्धता का क्षेत्र हम लोग यहां पर दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर असंबद्धता का क्षेत्र कौन सा होगा, तो आपको एक क्लू याद करने की जरूरत है, कोमोरेगुले। कोमोरेगुले, अगर ये क्लू आपको याद है तो ये ही आपका सीरीज बना कर दे देगा। अब देखिए क्रस्ट में, महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट के मध्य में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो आपके सामने में आ गया कॉनरॉड। कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य में कौन सी डिसकंटिन्यूटी, आया हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। इसको हम लोग कहते हैं मोहोरेबिसिक। इस व्यक्ति का पूरा नाम है मोहोरेबिसिक। इसको हम लोग मोहो भी लिखकर आता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। देन मेंटल में ऊपरी और निचली है, तो यहां पर कौन हो जाएगा? तो रैपेटी, रैपेटी डिसकंटिन्यूटी। देन मेंटल और कोर के बीच में अभी हमने चर्चा किया था थोड़ी देर पहले, कौन सा आ जाएगा? तो ये है गोटेन वर्ग, और एक व्यक्ति और था विचर्ट। ये जो है गोटेन वर्ग, विचर्ट आपने दिखा दिया। कोर में आपको कौन सा है? बाहरी और आंतरिक कोर। तो यहां पर आपके सामने में हो जाएगा कौन? लेहमन। ये आपके सामने में कौन सा आ रहा है? लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये आपके सामने में आया है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। क्लियर पॉइंट। तो यहां पर अब आपने देखा कि लेहमन डिसकंटिन्यूटी जो है वो बाहरी और आंतरिक कोर के मध्य में है, जबकि यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया है कि लेहमन असमानता पृथ्वी के कोर और मेंटल के मध्य में, जो कि गलत हो गया। अब देखिए सियोल पृथ्वी की बाहरी भूप्रपट्टी से संबंध है, ये ठीक है, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, और सीमा इसके निचली परत संबंध है जिसे मध्यमंडल कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। सियोल सीमा नीफे की अगर हम लोग चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, जो क्रस्ट का भाग है वो आपका सियोल हो जाता है, जो मेंटल का भाग है वो आपका सीमा हो जाता है, और जो कोर का भाग है वो आपको नीफे हो जाता है। और यही नीफे आपका 67 बीपीएससी में पूछा गया, 67 बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? केवल 2 इज द राइट वन, ओनली 2 इज द राइट वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको जैसे बताऊं कि मतलब एक विशेष आपकी तैयारी मैं करवा रहा हूं, एक अच्छी तैयारी आपको मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू आपकी तैयारी यहां पर करवा दी जा रही है। हमारा नालंदा बैच भी है, ध्यान रखिएगा, नालंदा बैच बहुत ही शानदार चल रहा है। आरंभ बैच जो प्री मेंस का था वो भी बहुत अच्छा अपना चल रहा है यहाँ पर। ओके, और चीजें आपको हम लोग यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या चाहिए बताइए जरा सब। बीपीएससी एग्जामपुर के थ्रू पिछले 1.5 सालों से अधिक समय से हम लोग आपको प्रॉपर बीपीएससी की ही तैयारी करवा रहे हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से। और उसका आपको आगाज 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिला है कि यूट्यूब से पढ़ के बच्चों ने 115, 17, 19, 21, 27, 29, 132 तक क्वेश्चन सही किए। ये उनके ही अपने कथन है, आप सोच सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं यहां पर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया क्या है? जानकारी तो ज्वालामुखी क्रिया से भी मिल जाती है, लेकिन क्या सबसे बेटर है क्या आपने क्रस्ट मेंटल कोर की जानकारी पता चल पाती है? ज्वालामुखी क्रिया से कितने गहराई से वो मैग्मा बाहर आया? तो नहीं। तो ऐसे में आपके सामने आता है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी जाती है।
क्लियर पॉइंट। आइए, ये तो फैक्चुअल था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां पर फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने में आया और मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा ताकि आप कभी भूले नहीं। सियोल सीमा नीफे अभी हम लोगों ने देखा था। सियोल सीमा नीफे किसको कहते हैं? सियोल कहते हैं क्रस्ट को, सीमा कहते हैं मेंटल को, और नीफे कहते हैं आपको कोर को। तो बताइए कि डिवीजन किसने दिया है? ये डिवीजन किसका दिया हुआ है? तो सा से ध्यान रखिएगा, यहां पर सा से पकड़ लेना है स्वेस, एडवर्ड स्वेस हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, एडवर्ड स्वेस हम लोग इसको कहते हैं, जिन्होंने सियोल सीमा तथा नीफे के रूप में भारत पृथ्वी के आंतरिक डिविजन्स को बताया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जरा से इसको ठीक से देखिए और बताइए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। बताइए तेजी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियोल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। और स्टेनोस्फीयर में ओलिविन तत्वों की मात्रा होती है। ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है इसमें से। बताइए क्या हो सकता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहां पर आप सब लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में 5वां ऑप्शन भी होता है और इस बार भी 67 हुए थे, तो कम से कम 15 क्वेश्चन आपके ई ऑप्शन थे। और हाँ कि ना बताओ जरा सा। तो यहां पर भी आंसर आपका क्या हो गया? ई ऑप्शन हो गया। सियोल में ग्रेनाइट नीस जैसी चट्टानें होती है, बिल्कुल सही है। सीमा के निर्माण में बसाल्ट गैब्रो होती है, बिल्कुल सही है। क्रोड में अगर देखें तो निकेल और लोहा होता है और स्टेनोस्फीयर देखें तो ओलिविन तत्वों की मात्रा होती है। ओलिविन तत्वों की मात्रा होती है, तो बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर सभी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं यहां पर कि एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर पाए 75% का डिस्काउंट। ये ऑफर आपको दिवाली धमाका के रूप में दिया गया हुआ है। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, और ये कोड है दिवाली 75। अब क्या चाहिए? नालंदा बैच पर भी आपको ये 75% का ऑफर मिल गया है। 68वीं बीपीएससी अब आपसे दूर नहीं है, अभी भी मौका है, इसको ग्रैब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल पुख्ता कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ने देंगे। जो क्लासेस में आपको दे रहा हूं वहां पर कंटेंट जो है कंसेप्ट बेस्ड आपके कंटेंट चल रहे हैं, कंसेप्ट भी आपको करवाए जा रहे हैं प्रॉपर वे में, तो उन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखिएगा और ये आपको 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की आपको अगर सहायता की जरूरत पड़ती है तो ये नंबर आप लिख कर रख सकते हैं और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अपने, और इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहीं पर सारे आपको बैचेस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर जैसे आपको बताया गया है कैसे आप बैच में जाएंगे, जैसे सर्वोदय बैच अभी आईएसपीसीएस का चल रहा है, उस तरह से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और आपको करना क्या होगा, दिवाली 75 ऑफर लगाना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए कि जरा सा स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई हुई है? स्थल मंडल की बात कर रहा है। अब आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन आपने देखा है कि स्थल मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो ऊपर का क्रस्ट सम्मिलित हो जाता है और ऊपरी ऊपरी मेंटल सम्मिलित हो जाता है 33 किलोमीटर, और ये हो जाता है 100 किलोमीटर जीरो से। तो आंसर आपका हो गया कितना? 100 किलोमीटर। यही है लिथोस्फीयर। ये आपका हो गया क्या? लिथोस्फीयर। ठीक है, क्लियर पॉइंट। लिथोस मतलब चट्टानी होता है, तो इसलिए स्थल मंडल चट्टानी मंडल हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आपके बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया था कि किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो जैसा कि आपने अभी दिखाया कि क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल जो है वो आपको क्या बना, तो स्थल मंडल बन गया। देन जो मेंटल है वो आपका पायरोस्फीयर बन गया, मध्य मंडल जिसको हम लोग कहते हैं पायरोस्फीयर, मध्य मंडल हो जाएगा।
और जो कोर जो है, ये कोर जो हो जाएगा ये आपको क्या हो जाता है, तो इसी को हम लोग बेरियोस्फीयर कहते हैं। कोर को हम लोग बेरियोस्फीयर कहते हैं। तो ये है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी? कोर। कोर को हम लोग बेरियोस्फीयर कहते हैं। क्लियर पॉइंट यहां पर? चलिए बहुत शानदार, आगे की ओर मूव करते हैं। और आज भी आप सब लोग में से बहुत सारे बच्चे अभी अपने साथ में जुड़े हुए और पढ़ रहे हैं। यही मेहनत आपको आगे लेकर जाएगी, ध्यान रखिएगा, यही मेहनत आपको आगे लेकर जाएगी। क्योंकि हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं होता है, बट हार्ड वर्क को स्मार्ट वे में करना होता है। ठीक है, मेन चीज यही होती है। आइए जरा से इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं कि भूगर्भ में कि जाने के और क्या होता है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या होती है। अब ये जो वृद्धि की दर जो बताया गया है, ये टिल 8 किलोमीटर ही होता है, 8 किलोमीटर की गहराई तक। मैं आपको पूरा बता देता हूं। ये हमने कर लिया 6371 किलोमीटर, और ये आपके सामने में आ गया कौन सा, तो 0 किलोमीटर। आप बताइए, यहाँ पर वायुमंडल मत समझ लेना, कई बच्चे वायुमंडल समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ये वायुमंडल नहीं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात की जा रही है। बताइए जाते ही से 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। अच्छा, मीटर और फीट भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना इसमें भी आप भावनाओं में बह के मार दिया फीट तो गड़बड़ा जाएगा, फीट आ जाता है फिर। तो ये जो 165 मीटर जो है, ये तो वायुमंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ये यहाँ पर थोड़ी ना है, क्षोभ मंडल में है। यहाँ आंसर क्या, 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर टिल 8 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर 8 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर जो दर जो है, ये है 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। यहाँ पर जो दर जो है, ये आपको रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यहाँ पर दर जो है 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और यहाँ पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। बताइए, 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, क्लियर पॉइंट? अरे हाँ कि ना, बताइए। तो ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर इसका आपका आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपके सामने में आया है कि ये जो क्रस्ट मेंटल कोड जो आप जो पढ़ते हैं, ये क्रस्ट मेंटल कोड का डिवीजन करने वाले, नाम देने वाले कौन व्यक्ति है इसमें से? ये विभाजन कौन कर दिया? क्रस्ट मेंटल और कोर का विभाजन करने वाले व्यक्ति इसमें से कौन सा? ये बताइए जरा तेजी से, क्या इसका जवाब हो जाएगा? 20 क्वेश्चन हम लोग आज भी करके रख लेते हैं कम से कम। तो एक अच्छे क्वेश्चंस को आप यहाँ पर कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने आपको इजी, मॉडरेट, टफ सब क्वेश्चन का समावेश दिखा रहा हूं। यहाँ पर मैं सामंजस्य ऐसे ही किया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आंसर है वांडर ग्राट। वांडर ग्राट इसका पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा, वांडर ग्राट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन आती है कई बार। अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आप इसका जवाब देंगे। भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है? महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में छिछला है, कम गहरा। मतलब महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइटिक चट्टानों से निर्मित है, और महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? विच वन इज नॉट ट्रू और इनकरेक्ट? तो बताइए कौन इसमें से हो जाएगा? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स इन दीज 4? क्या लगता है, क्या सही नहीं है? तो यही सही। महासागरीय भूपटल और महाद्वीपीय भूपटल की हम लोग बात करते हैं, क्रस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रस्ट के 2 डिवीजन हो जाते हैं। पहला आपके सामने में आता है कॉन्टिनेंटल, दूसरा आपके सामने में आ जाता है ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। अब देखिए कॉन्टिनेंटल की जो डेंसिटी जो होती है, ये आपको हो जाती है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर,
और ओसेनिक की जो डेंसिटी जो हो जाती है ये आपको हो जाती है 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पर आपको उल्टा दिया गया, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, ये कि आपका गलत हो जाता है। ये 2.9 से 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी। आंसर आपका क्या हो गया? डी यहां पर जवाब हो गया। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट? देखिए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने का मकसद ही मेरा यही है कि आपकी सोच, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी जो सामर्थ्य है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए, सक्षमताओं को आपको और ज्यादा बेहतर किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंटल के संदर्भ में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके संदर्भ दिए गए हैं। देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा कथन असत्य है। अगेन इट हैज आस्क्ड द फॉल्स स्टेटमेंट। बताइए क्या इसका जवाब हो जाएगा? हाँ बताइए जरा से, क्या इसका जवाब हो जाएगा? फिर मैं इसको डिटेल करवा देता हूं आपको। गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। हाँ आइए देखिए, आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर हम लोग कर लेते हैं मेंटल। मेंटल में दो भाग होते हैं, ऊपरी मेंटल और यहां पर हो जाता है लोअर मेंटल, निचली मेंटल। चीजों को देखिए आप कैसे याद करके रखिए। जो अपर मेंटल है इसमें हम लोग दिखाते हैं 35 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर। जो निचली मेंटल है वो 700 से 2900 किलोमीटर का होता है और ये पूरी तरह से ठोस अवस्था में होता है। ये कैसा है? तो ठोस अवस्था में है। क्लियर पॉइंट? ये कैसा है? तो ठोस अवस्था में है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? आवाज तो आ रही है ना मेरी? और हाँ कि ना, एक बार कमेंट करके बताइएगा जरा सा कि आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, अब आगे देखिए जरा सा कि जो अपर मेंटल है, इसी अपर मेंटल का एक भाग हम लोग दिखाते हैं 100 से 200 किलोमीटर। एक भाग आपके सामने में आया है 100 से 200 किलोमीटर, और यही जो भाग होता है इसी को हम लोग कहते हैं दुर्बल मंडल। यही आपका बनता है स्टेनोस्फीयर। यही आपका बनता है क्या? स्टेनोस्फीयर। और ये जो होता है इसी को हम लोग प्लास्टिक लेयर भी कहते हैं। इसी को हम लोग प्लास्टिक परत भी कहते हैं और प्लास्टिक मंडल भी कहते हैं। तो ये जो मंडल होता है बेसिकली ये सेमी मोल्टेन स्टेट में है। ये आपको अर्ध द्रवित अवस्था में देखने को मिलता है। ये कैसा है? तो अर्ध द्रवित अवस्था में आपको देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में जब भूकंपीय तरंगे गुजरती है तो उनकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब गति कम हो जाती है तो इसको हम लोग लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेनोस्फीयर के बारे में एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूं। स्टेनोस्फीयर के बारे में एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या होगा? इसे निम्न वेग का मंडल कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है। भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है। So it is called low velocity zone because seismic waves reduce their speed in this zone. तो ये भी ध्यान में रखिएगा स्टेनोस्फीयर के बारे में। तो यहां पर आपका जो आंसर जो बनकर आता हुआ वो कौन सा आंसर है? तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ये क्या है? तो गलत है। ये प्लास्टिक की अवस्था सिर्फ आपको 100 से 200 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्टेनोस्फीयर की मोटाई कितनी है? तो मोटाई आपको हो जाता है 100 से 200 किलोमीटर। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक,
ये भी आपका आंसर बन जाता है। ओके, क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 20 क्वेश्चन तक कम से कम हम लोग कंप्लीट करके आज रख लेते हैं और फिर आपसे अगली कक्षा में मुलाकात होगी। तो ये आपको 68 बीपीएससी को टारगेट करते हुए आपको ये क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करें। बताइए इसका क्या जवाब हो जाएगा 23 से? इसका क्या जवाब आपका हो जाएगा, ये आपको बताने की जरूरत है। किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? अब व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि व्हाइट ऑफ द अर्थ क्या होता है। पृथ्वी को हम लोग अंडाकार पहले तो मान लेते हैं। अब अंडाकार मानने पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि ये वाला भाग जो होता है, ये मध्य का भाग आपका जो येलो कलर का जो होता है, ये आपको हम लोग कोर बना देते हैं। ये क्या हो गया? तो ये आपका कोर हो गया, कोर। जो व्हाइट वाला भाग जो है, ये वाला भाग कौन सा है? तो मेंटल। और जो बाहरी जो भाग आपके सामने में दिख रहा है, ये जो जैसे कि अंडे का जैसे छिलका होता है ना, तो छिलका वाला भाग कौन सा हो जाता है? तो क्रस्ट हम लोग कहते हैं। तो चूंकि व्हाइट ऑफ द अर्थ पूछा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेंटल आपका जवाब हो जाएगा। जैसे अंडे को बॉयल करके जब आप छीलते हैं तो छिलका उसका क्रस्ट है, सोचो क्रस्ट उतना ही है बस। और जितना मेंटल का वॉल्यूम है, मेंटल अधिक है, अभी आपने देखा था। और जो कोर का भाग है वो छोटा सा भाग है, लेकिन बहुत ज्यादा डेंसिटी उसकी होती है और पूरी तरह से आपको अंडा का तरीका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके सामने, मोह असंबद्धता। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए क्या जवाब हो जाएगा इसका? ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 23 बताइए इसका क्या जवाब हो सकता है? मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के मध्य में, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, मेंटल कोर। बताइए क्या हो जाएगा? अभी देखे थे कोमोरे गुले कहा गया था, कोमोरे गुले को मो पे था क्रस्ट और मेंटल, तो यहां पर आंसर क्या हो गया? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। यही ना आपको भी स्लाइड करवाया था तुरंत ही थोड़ी देर पहले। देखिए ये अभी आपको जस्ट अभी स्लाइड मैंने करवाया है, क्रस्ट तथा मेंटल। आगे आपके सामने पॉइंट देखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और देखते हैं आज हम लोग, बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये जरा सा बताइए इसका क्या जवाब हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? अगेन इट हैज आस्क्ड द असत्य, करेक्ट नहीं है, फॉल्स। बताइए। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बने हैं। महासागरीय बेसिन में बसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। कोर को बेरियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% और द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। क्या? यहीं से आप आंसर पकड़ सकते हैं। अगर हम लोग देखें, ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पर हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन ही बनते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लेयर, वॉल्यूम और ये मास, और 3 लेयर आपके सामने में होंगे। कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो होता है वॉल्यूम 1%, ये मास 0.5%, ये आपका वॉल्यूम जो हो जाता है 16% और मास जो हो जाता है 32%। अब देखिए ये आपके सामने में आ जाता है 83% और ये आ जाता है 67.5%। यहां पर गलत जो है ये आपका गलत जवाब हो, देख रहे हैं? तो चीजें जब आप इस प्रकार से पढ़कर रखते हैं तभी जाके आपका एक बेहतर नॉलेज होता है। आपको YouTube के माध्यम से इस प्रकार की तैयारी करा दी जा रही है कि इसी से आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में निकल सकता है। सोच रहे हैं? तो क्वेश्चंस के माध्यम से इसे, लेकिन हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देते हुए आपको यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, आइए एक और आखिरी क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं, फिर आज इतना ही रखेंगे और कल आप लोग मस्त एंजॉय कीजिए दीपावली की क्लास कल ऑफ रहेगी हमारी तरफ से। परसों फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और जनरली तो छुट्टी का दौर है, लेकिन फिर भी दिन का टाइम है तो थोड़ा सा देख ही सकते हो वीडियोस। तो परसों फिर आपको एक वीडियो हमारा मिल जाएगा।
तो देखिए भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है। और ऐसे भी मेरी जो क्लासेज होती है 11 से 12 बजे के मध्य में होती है, और ये आपको क्लासेस मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को देखने को मिलती है। तो मेरी अभी बीपीएससी पर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को सिर्फ क्लासेस चल रही है 3 दिन। मेरी ज्यादातर क्लासेस एप्लीकेशन पर स्विच है, तो मैं वहीं पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऑप्शनल की क्लासेस मेरी चल रही है। अच्छा हाँ, ये भी बताऊंगा लास्ट में, पहले इस क्वेश्चन को जवाब दे दीजिए। मौका है आपके पास में कि ऑप्शनल के कोर्स को भी मेरे ले सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट वहां पर मैं अभी लेकर चल रहा हूँ। बहुत शानदार बच्चे अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है। तो देखिए भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण जो होता है, सब तरफ से जो दबाव में वृद्धि होती है, तो उससे आपको तापमान में वृद्धि होती है, और रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन से भी होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर, आंसर आपका उपयुक्त दोनों हो गया। आंसर आपका उपयुक्त दोनों यहाँ पर आंसर होता हुआ क्लियर हो गया पॉइंट। तो आज 21 शुभ है, और 21 क्वेश्चन ही आज मैं आप लोगों को रखना चाहूंगा। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता दूं जरा सा, कि ये जो ऑफर जो अभी आपको दिया गया हुआ है एग्जामपुर के कोर्सेज पर 75% डिस्काउंट का ऑफर जो है, दिवाली 75 आपको यूज करना है। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये ऑफर आपके ऑप्शनल पर भी अवेलेबल है। ऑप्शनल पेपर में अगर कोई बच्चा भूगोल लेना चाहता है तो आप लेकर रख सकते हैं। ये 75% ऑफर उस पर भी काम करेगा। लगभग 400 घंटे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं इस कोर्स में, 400 प्लस घंटे होंगे विद आंसर फ्रेमिंग के साथ। एक एक चीज लिखवा ही रहा हूं कि उससे आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनकी जानकारी में होगा। ठीक है, अभी हम लोग वेंट्स के सेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं उसमें, तो चीजें जुड़े रहेंगी। मौका मिला है तो लूट लो, फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि ये इतने कम फी पर, ये चूंकि मैं 7 साल के बाद ऑप्शनल पेपर लॉन्च किया हूं। 7 साल पहले ये कोर्स 30-35 हजार रुपए का निकला करता था, सोचिए जरा सा, और अभी इतने कम फी पर आपको अवेलेबल है। तो मौका है, आप ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं आप लोगों से फिर। नेक्स्ट क्लास जो होगी मेरी परसों, उस क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।